हेलो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं सीटेट पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर भोजन। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सीटेट के लिए जितनी भी आवश्यक सामग्री है सभी उपलब्ध कराएंगे। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर जो कि है भोजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भोजन क्या है। इसकी एक साधारण सी परिभाषा है कि वह साधन या वह माध्यम जो शरीर को ऊर्जा देता है उसे हम भोजन कहते हैं। हम इसे ग्रहण करते हैं यानी इसे खाते हैं, और ये भोजन को आप मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है वनस्पति भोजन यानी शाकाहार, और दूसरा भाग है जंतु भोजन यानी मांसाहार। अब आप जानते हैं कि शाकाहार में हमारे पादप, फल, सब्जियां, अनाज ये सब आते हैं, और मांसाहार में यानी जो जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है उसमें है मांस, अंडे, दूध, दही, घी। यहाँ पर आपको शायद थोड़ा आश्चर्य हो कि यहाँ पर हमने दूध, दही, अंडे, घी को मांसाहार में क्यों रखा। तो देखिए, मांसाहार की परिभाषा ये है कि जंतु तथा जंतुओं से प्राप्त पदार्थ मांसाहार कहलाते हैं, जिन्हें आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो दूध, दही, घी ये सब जंतुओं से प्राप्त पदार्थ ही हैं। अब आगे देखिए कि अब पहले हम बात करते हैं वनस्पति भोजन की। तो पेड़ पौधों से यानी वनस्पति से जो भोजन प्राप्त होता है उसे वनस्पति भोजन कहते हैं। अब इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे एक पादप में जो मुख्य भाग है वो जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, ये इसके मुख्य भाग हैं। तो हम इन सभी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो देखिए, हम देख रहे हैं भोजन के स्रोत। तो चैप्टर था आपका भोजन, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं भोजन के स्रोत। और यहाँ पर भी भोजन के स्रोत आप जान चुके हैं जिन जिन से भोजन मिलता है। तो हम अभी पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है हमने लिया है जड़ यानी पौधों की जड़ों से। तो आप जानते हैं कि ऐसे पौधे जिनमें भोजन उनकी जड़ों में संग्रहित रहता है यानी इकट्ठा रहता है। देखिए, कोई भी पादप हो, भोजन का निर्माण तो प्रकाश संश्लेषण से पत्तियों में ही होता है। शाखा शाख को छोड़कर, यानी हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने पौधों को 3 भागों में शाख, झाड़ी और पेड़ में बांटा था। वहां हम ये जान गए थे कि जो शाख पौधे होते हैं वो कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, पूर्ण रूप से हरे होते हैं, और इनका पूर्ण रूप से भोजन के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी पालक, मेथी, बथुआ, धनिया। ये तो इन भोजन का निर्माण तो पत्तियों में ही होगा, लेकिन पत्तियों में निर्माण होने के बाद ये भोजन जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज कहीं भी एकत्रित हो सकता है। हर पादप में इसका अलग अलग क्राइटेरिया है। तो हम यहाँ वही देखेंगे कि किस पादप में भोजन जड़ में एकत्रित है, कहाँ पर तने में है, कहाँ फूल में है, कहाँ पर पत्तियों में है। तो देखिए, पहला है आपका जड़। एक मिनट, थोड़ा वेट करिए। जी ठीक है। जी देखिए, तो पहला हमने लिया है जड़। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे पौधे जिनका भोजन उनकी जड़ों में संग्रहित रहता है उन्हें हम, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, गाजर है आपके सामने, यहाँ एग्जाम्पल है गाजर, शलगम, मूली आदि। तो इस तरह की जो जड़ें होती हैं, इनमें भोजन का निर्माण पत्तियों में हुआ है, आके जड़ों में संग्रहित हुआ। और यहाँ ये और समझ लेना चाहिए कि जड़ों का कार्य क्या है। जड़ों का कार्य केवल है पौधे को सहारा देना, और सेकंड, भूमि से जल और खनिज लवणों को एकत्रित करके पादप को देना। सेकंड हम बात करते हैं तने की। तो आप जानते हैं कि भूमि के ऊपर का वह भाग जो अधिकतर सीधा और लंबा होता है उसे हम तना कहते हैं, और इसी पर पादप के सभी फल, फूल, बीज, शाखाएं, पत्तियां इत्यादि लगे होते हैं, उसे हम कहते हैं तना। अब देखिए, तने के एग्जाम्पल क्या हैं जानते हैं आप। प्याज, यहाँ प्याज की गांठ लिखा है, तो कई किसी किसी इलाके में प्याज को गांठ भी कहते हैं। प्याज, अदरक, आलू, सारे एग्जाम्पल नहीं लिखे, आप याद कर लीजिए कि प्याज है, अदरक है, आलू है,
आलू को हम कंद भी कहते हैं और अदरक का प्रकंद होता है। तो इन वर्ड्स में थोड़ा डिफरेंस है, साइंस के बच्चे समझते होंगे। तो फिलहाल हम बस जल्दी जल्दी इन एग्जांपल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि पत्तियां, पत्तियां यानी ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां हम एज ए फूड यूज करते हैं। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है पालक। इसके अलावा आप मेथी ले सकते हैं, मेथी तो हम सभी ने खाई होगी, देखी होगी। आप इसके अलावा धनिया ले सकते हैं और चाय, चुकंदर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके फूल। तो फ्लावर हम सभी जानते हैं जिसकी परिभाषा है कि रूपांतरित प्ररोह को फूल कहते हैं। अब प्ररोह क्या है? पादप का हाँ, पादप का वह भाग। वीडियो में जो दिक्कत हो रही है आपको, बार बार मतलब डिस्टरबेंस हो रही है, उसके लिए सॉरी। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए फूल की बात कर रहे थे हम, तो फूल की क्या परिभाषा है कि पादप का वह भाग जिसका नाम पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। अब प्ररोह क्या है? पादप का वह भाग जिसका निर्माण परांकुर से होता है और यह भूमि से ऊपर की ओर वृद्धि करता है, उसे हम कहते हैं प्ररोह। और जो भूमि के नीचे की तरफ वृद्धि करे उसे हम कह देते हैं मूल तंत्र। तो पुष्प की परिभाषा यानी फूल की परिभाषा, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। यानी पुष्प एक प्रकार का तना या शाखा ही होता है, बस इसमें अंतर यह है कि इसमें पर्व व पर्व संधियां बहुत ही पास पास होती हैं, जिससे पत्तियां बहुत ही नजदीक आ जाती हैं। तो आप देखिए यहाँ पुष्प में हमने एग्जाम्पल नहीं लिखा, तो आप जानते ही हैं पुष्प के कई एग्जाम्पल आपको पता होंगे। अब लेकिन याद रखना ये जरूरी है कि ऐसे कौन से फूल हैं जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो आपने एक सब्जी का नाम सुना होगा, तोरई। तोरई एक ऐसा पादप है जिसके फूलों का उपयोग एज ए सब्जी के रूप में यानी वेजिटेबल के रूप में किया जाता है। तो यहाँ ये एग्जाम्पल याद रखेंगे और फूल के जगह आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फल। नेक्स्ट है आपका फल। तो फल में तो आप कोई भी एग्जाम्पल, सेब, आम, संतरा, चीकू, इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट है बीज। बीज भी आप जानते होंगे, चना, मटर, गेहूं, चावल, ये सब बीज भी हैं। अनाज यानी जितने भी आप अनाज जानते हैं ये अनाज ही उनका बीज यानी सीड भी होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए कि सभी जंतु अपनी खाद्य आदतों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं, यानी वो किस तरह का भोजन करते हैं, इस भोजन के आधार पर उन्हें 3 प्रकार में बांटा गया है। और वो 3 प्रकार आप देख सकते हैं क्या है, जिन्हें आप पहले से भी जानते हैं कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, यानी हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। अब इनकी परिभाषाएं हम जानते हैं कि ऐसे जीव जंतु जो केवल पादपों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या पादप भागों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो शाकाहारी हैं। और वे जंतु जो मांस को यानी अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो मांसाहारी हैं। तथा जो किसी को भी जो सामने आ गया उसे एज ए भोजन यानी फूड एक्सेप्ट कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। यानी वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों के कैरेक्टर रखते हैं। अब देखिए शाकाहारी के एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, बकरी, गाय, हिरण, खरगोश, ये सब शाकाहारी हैं। यहाँ पर आप और ऐड कर सकते हैं भैंस वगैरह। मांसाहारी में हम जानते हैं कि इस तरह के चीता, शेर, तेंदुआ आते हैं। अब सर्वाहारी में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास मनुष्य, मानव। इसके अलावा कुत्ता है, बिल्ली है, लोमड़ी, भालू, ये सब हैं। अब देखिए नेक्स्ट है भोजन के घटक। यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो भोजन के घटक क्या हैं? नॉर्मली आप सब जानते हैं कि हमारे भोजन का जो मुख्य रूप है, मुख्य भाग है, वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट है। तो पहला घटक हमने यही लिया है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए जिन बच्चों को साइंस की नॉलेज है वो ये जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट की क्या डेफिनेशन है। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आप कई डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी, जिसमें से एक ये है कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसका नॉर्मल फॉर्मूला हम ये लिखते हैं CnH2nOn या फिर CnH2O का होल n, इस तरह से लिख देते हैं। अब अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिस्ट्री में आपने इसकी परिभाषा पढ़ी होगी कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें बहुत ज्यादा यानी जिनमें 3
या 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्योंकि हम सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें इतना डीप इसमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक मुख्य घटक है। इसे हम ऐसे पहचानते हैं कि अगर भोजन, कोई भी भोजन है आपका, अगर उस भोजन में आपको स्वीटनेस यानी मिठास महसूस हो रही है तो वो जो मिठास है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से है। अब देखिए जितने भी आपके मीठे ऐसे भोजन हैं जिनमें आपको मिठास लगती है वो सब कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने कोई फ्रूट लिया तो फ्रूट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के भी कई प्रकार हैं। तो जब आप कोई फ्रूट लेते हैं तो फ्रूट का जो कार्बोहाइड्रेट है उसे कहते हैं फ्रक्टोज। ऐसे ही आप कोई अनाज लेते हैं, जैसे आपने गेहूं लिया, गेहूं को अगर आप चबा के देखते हैं तो उसके उसमें भी लास्ट में आपको कुछ मिठास महसूस होगी। वो क्या है, वो है स्टार्च यानी मंड। आप अगर मिल्क पीते हैं, मिल्क का यूज करते हैं तो मिल्क में भी आपको कुछ मिठास महसूस होती है, वो भी कार्बोहाइड्रेट की वजह से है। तो जितना भी फूड आप ले रहे हैं अगर उसमें कहीं भी स्वीटनेस फील हो रही है तो वो क्या है, किसी न किसी कार्बोहाइड्रेट की वजह से है। फॉर्मूला आपके सामने है। अब देखिए, अब कार्य पे बात कर लेते हैं। कोई भी घटक हो इसके बारे में आपको पता करना है कि वो क्या है, उसके कार्य देखने हैं और उसका स्रोत देखना है। ये 3 पॉइंट याद करने हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो देख सकते हैं कि जो इसके कार्य हैं, पहला कार्य है ऊर्जा के स्रोत, यानी ये आपको ऊर्जा देने में सबसे मुख्य भूमिका अदा करता है। यानी अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है, एकदम एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म घोल के पीते हैं। या फिर आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको ग्लूकोज की बोतल लगाता है यानी ड्रिप लगाता है। तो सबसे जल्दी ऊर्जा लेने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं। सेकंड है संरचनात्मक अवयव, यानी भोजन का एक मुख्य अवयव ही कार्बोहाइड्रेट है। बिना इसके भोजन यानी बिना कार्बोहाइड्रेट के भोजन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अब यहीं एक और ऐड कर लीजिए कि कुछ कार्बोहाइड्रेट बाद में उपयोग के लिए शरीर में भंडारित रहते हैं यानी इकट्ठे कर लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्रोत पर, यानी ये किस किस से मिलते हैं। तो हम जानते हैं पेड़ पौधों से ही मिलेंगे। तो एग्जाम्पल स्रोत में बस यही याद रखिए कि जो भी आपको मिठास महसूस हो वो सब इसी के स्रोत हैं। जैसे आप ले सकते हैं गन्ना, शहद, अनाज, आलू, कोई भी फल, सब क्या है, इसी के स्रोत हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं वसा। तो वसा को आप क्या कहते हैं, इसे फैट भी कहते हैं। तो वसा एक उच्च ऊर्जा वाला भोजन है जिसका निर्माण वसीय अम्लों के एस्टर से होता है। अब ये एस्टर क्या है, वसीय अम्ल क्या है, ये केमिस्ट्री वाले बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप याद कर लीजिए कि वसा एक उच्च ऊर्जा वाला भोजन है, अर्थात वसा से जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा होती है। फिर भी कार्बोहाइड्रेट को ही भोजन का मुख्य अवयव क्यों कहा गया है, क्योंकि वो आपको जल्दी एनर्जी देता है। शरीर को जब एनर्जी चाहिए तो सबसे ज़्यादा यूज हम कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। वसा, क्योंकि इसे पचाना, इसका जो पाचन क्रिया है वो काफ़ी जटिल होती है, इसलिए हम इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करते और शरीर इसे जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है। देखिए आगे हम देखते हैं इसके कार्य। देखिए वसा पे थोड़ी और बात कर लेते हैं कि वसा भोजन का एक मुख्य अवयव है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बाद ये उच्च ऊर्जा वाला भोजन है। और वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन कम होती है। ये याद रखना है कि वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो ऑक्सीजन है वो कम होती है। इसलिए जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं यानी जब इनका ऑक्सीकरण होता है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन बात याद रखेंगे कि इसका पाचन के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता भी होती है। एनर्जी तो ज़्यादा मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी भी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं वसा के कार्य की। तो आप देख सकते हैं कि वसा का पहला कार्य लिखा गया है ऊर्जा के स्रोत। बिल्कुल सही, वही जो आपने कार्बोहाइड्रेट में लिखा था कि ये एक ऊर्जा का स्रोत है और हमें लिखना चाहिए अत्यधिक ऊर्जा का स्रोत है। सेकंड, कि वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। वसा भोजन को, आप इसे ऐड कर लेंगे कि वसा क्या करती है, भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। ये हम सबको पता होगा कि नॉर्मल रोटी खाएं आप
और अगर उसमें थोड़ा घी लगा लें तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। या फिर आप पराठा बना लें तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है, पूड़ी रोटी से ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये क्या है, स्वाद को यानी उसके टेस्ट को इंक्रीज कर देते हैं। और वसा ज़रूरी होती है शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करने के लिए, यानी बॉडी में वसा इकट्ठी होती है और जहाँ कोमल अंग हैं आपके वहाँ पर इकट्ठी होकर उन कोमल अंगों की रक्षा करती है। अब देखिए, वसा के जो मुख्य स्रोत हैं इन्हें भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ तो हमने सब एक ही साथ लिख दिया है कि मक्खन, घी, तेल, दूध, पनीर, मांस, ये सब लिख दिया है, लेकिन मुख्य रूप से आप इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है जंतु वसा, जो हमें जंतुओं से यानी जानवरों से प्राप्त होती है, जिसमें मुख्य है मक्खन, देसी घी, दूध, पनीर, मांस आदि। दूसरा हम कर सकते हैं पादप वसा, और पादप वसा को ही हम तेल कहते हैं, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, अंडी का तेल, ये सब आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट आपके प्रोटीन की। तो देखिए, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन भोजन के वे कार्बनिक यौगिक हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हुए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। अगर ये बात नहीं याद है तो आप ये याद कर लीजिए कि प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। दोनों एक ही चीज़ हैं, बस अलग अलग तरह से हमने इसे कह दिया। क्या कहा कि प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, यानी जब बहुत सारे अमीनो अम्ल एक साथ जुड़ते हैं तब प्रोटीन का निर्माण होता है। मतलब कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिनमें सल्फर, फास्फोरस और कुछ अन्य मेटल्स भी पाई जाती हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माण करने के लिए आवश्यक हैं, ये बात याद रखनी है। ये शरीर में लगभग 1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। याद रखनी है, 1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यानी इनके 1 ग्राम से 1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब देखिए, इससे भी ऊर्जा मिल रही है, और इससे पहले हमने बात की थी वसा की, वहाँ भी ऊर्जा थी, और उससे पहले बात की थी हमने कार्बोहाइड्रेट की, वहाँ भी ऊर्जा थी। तो अगर ऊर्जा हमें चाहिए तो हम इन तीनों चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है वसा से, और सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ये याद रखेंगे। तो इसका उपयोग ऊर्जा के लिए बहुत कम किया जाता है। प्रोटीन का उपयोग किया जाता है शरीर के निर्माण के लिए, यानी शरीर जो ग्रोथ बॉडी करती है उसमें कोशिकाएं नई बनेंगी, ब्लड, टिश्यूज, बोन्स, इनमें जो ये जो बनते हैं वहां पर क्या किया जाता है, इस प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन। तो देखिए, विटामिन, अच्छा सॉरी, अभी हमने शायद इसके स्रोत की बात नहीं की। एक बार इसके स्रोत, हाँ, कार्य देख लेते हैं एक बार। देखिए, कार्य है क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत, यानी आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करते हैं उससे जो बॉडी है उसकी कोशिकाएं की क्षति होती है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत। सेकंड है उपापचयी क्रियाओं में, सॉरी, उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं यानी पाचन संबंधी जो क्रियाएं हैं उनमें सहायक है। देखिए, जो ये वर्ड जो है उपापचय, इसका मतलब इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म। इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या है, अगर शरीर के अंदर कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें बड़े पदार्थों को यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, उस क्रिया को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और जब सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो इस जीवों में होने वाली सभी क्रियाओं को एक शॉर्ट में हम बोल देते हैं उपापचयी क्रियाएं, या फिर इसी का एक और नाम है जैव रासायनिक क्रियाएं। थर्ड देखिए कि प्रोटीन जरूरी होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए, याद रखेंगे आप ये बात। अब हम बात कर लेते हैं इनके स्रोत पर। तो देखिए, यहाँ भी स्रोत दो तरह से आप बांट सकते हैं। यहाँ हमने सब एक ही साथ लिख दिया, दूध, मांस, मछली, दालें, सोयाबीन आदि, लेकिन आप इन्हें दो रूपों में बांट सकते हैं, वही है जंतु स्रोत और पादप स्रोत। जंतु स्रोत में दूध, मांस, मछली, पनीर, अंडा ये सब है, और पादप स्रोत में आप जानते हैं पौधों से मिलने वाली चीजें हैं, दालें, सब्जियां, सोयाबीन, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं विटामिन। देखिए, विटामिन जो है ये बहुत से कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है, यानी
विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है जो शरीर में एंजाइमों की सामान्य क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लिखा हुआ है एंजाइमों की सामान्य क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक है और इसकी मात्रा बहुत ही अल्प शरीर के लिए आवश्यक होती है, यानी बहुत ही अल्प मात्रा में शरीर को ये चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कार्य की। तो देखिए यहाँ पर जो कार्य हैं देख सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य तथा सामान्य वृद्धि के लिए क्या होती है, एंजाइमों की आवश्यकता है, विटामिन की आवश्यकता है। और बहुत से विटामिन ऐसे होते हैं जो शरीर में उपस्थित एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक हैं, शरीर में आपकी दृष्टि के लिए, जैसे हमने पढ़ा होगा कि अगर नज़र कमज़ोर होती है तो विटामिन ए की कमी होती है, तो वही है दृष्टि का मतलब यहाँ वही है। अस्थियां यानी हड्डी, दांत, मसूड़े रुधिर के स्कंदन में आवश्यक। रुधिर का स्कंदन का मतलब है रुधिर का जम जाना। जब हमें कहीं चोट लगती है, चोट लगने से एकदम से वहां से ब्लड निकलना शुरू होता है और थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है, तो जो वो रुक रहा है उसे हम कहते हैं रुधिर का स्कंदन। इसके स्रोत देखिए, इसके भी स्रोत उसी तरह से आप दो भागों में बांट सकते हैं, जंतु स्रोत, पादप स्रोत। हमने सबको एक साथ लिख दिया है, मांस, मछली, दूध, फल, सब्जी, तेल, तो इसमें जंतु पादप स्रोत दोनों है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका खनिज। खनिज देखिए कि एंजाइमों व मांसपेशियों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। तो खनिज क्या है, एंजाइम और मांसपेशियों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। आगे हम देखते हैं इसके कार्य। कार्य देखिए, पोषकों का संतुलन बनाना, यानी जो भी बॉडी के पोषक तत्व हैं ये उनमें संतुलन बना के रखता है। सेकंड है वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कैल्शियम और फास्फोरस, देखिए ये दो खनिज आप याद कर लिए, कैल्शियम को हम लिखते हैं Ca, फास्फोरस को लिखते हैं P। ये दोनों ही जरूरी हैं हर उस संरचना के लिए जहाँ पर आपकी हड्डियाँ यानी बोन्स हैं। अब आप जानते हैं कि जो हमारे दांत हैं ये भी एक प्रकार की बोन है, तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे दांतों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए। नेक्स्ट देखिए रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण। तो देखिए हीमोग्लोबिन में एक तत्व होता है जिसे हम लोहा कहते हैं और इसका प्रतीक क्या है, आयरन है। तो ये भी क्या है, ये भी एक खनिज है। रुधिर स्कंदन के लिए एक तत्व आवश्यक है, उसे हम कहते हैं पोटेशियम, जिसका प्रतीक क्या है, के है। तो बस आपको खनिजों में यही कुछ एग्जाम्पल और इनके कार्य याद रखने। अब हम बात करते हैं इनके स्रोत पे। तो फिर से आप इन स्रोतों को दो भागों में बांट सकते हैं और यहाँ हमने सभी एक साथ लिख दिए हैं, मांस, मछली, अंडे, दूध, दालें और सब्जियाँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जल की। नेक्स्ट है आपका जल। तो देखिए ये एक कोटेशन आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है और शरीर का लगभग 7 से 70% भार जल के कारण ही है। तो अब आप चाहे इसे भार कहिए चाहे भाग कहिए, आपकी बॉडी का जितना भी भार है, यानी वो 10 किलो 20 किलो जितना भी है, उसका 60 से 70% भाग जल ही होगा। तो आप भाग भी कह सकते हैं, भार भी कह सकते हैं। लिखा भी है कि 60 से 70% भाग क्या है, जल है। और इसी जल की वजह से जो क्या है हमारी बॉडी में लिक्विड है, यानी जिससे वही लिक्विड हमारी लार, रुधिर और खून, लाल रुधिर में है, हमें दूध से भी जल मिलता है। और आप जानते हैं कि यही जल पौधों के लिए भी आवश्यक है। अब बात करते हैं जल के कार्य की। तो देखिए लाल रुधिर जैसे द्रवों का लार है, लार यानी सलाइवा, रुधिर जैसे द्रवों का निर्माण करना है, भोजन को पचाने व संवहन का मतलब है भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ये बॉडी के अंदर की बात हो रही है। अपशिष्ट पदार्थों को निकालना यानी उत्सर्जन की बात है। शरीर के ताप का नियंत्रण, यानी बॉडी की जो हीट को नियंत्रण करने में भी जल का ही आवश्यक रोल है। अब फिर से वही है जल के स्रोत। तो जल के स्रोत हैं आपके, देखिए आप जो जल है उस जल को एक तो पेय पदार्थ के रूप में लेते हैं, यानी जिसे हम पी लेते हैं, जैसे चाय है आपने पी ली, कॉफी, फलों का जूस पिया, दूध पिया, सोडा वाटर पिया, ये सब लिया।
और दूसरा है कि हम इसे एज ए फूड भी लेते हैं। जैसे अगर आपने कोई सब्जी खाई है तो उस सब्जी में भी पानी होगा, आपने फल खाया है उस फल में भी थोड़ा बहुत लिक्विड होता है। अब इसके अलावा हम जानते हैं कि ये जो जल है कोशिकाओं में जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भी बनता है। अब जिसने ये श्वसन पाठ अच्छी तरह पढ़ा है उसे पता हो गई ये बात कि कोशिकाओं के अंदर जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो वहाँ जल का निर्माण होता है, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया होगी, वहाँ पर CO2 बनेगा और ये CO2 शरीर से निष्कासित कर दी जाती है और जल बॉडी के अंदर ही एकत्रित रख लिया जाता है। अब आप इसके स्रोत देख सकते हैं कि फल, सब्जियां, पौधों के रेशेदार, देखो कुछ स्रोत आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। पौधों के जो रेशेदार भाग हैं वो भी इसके क्या है, एक स्रोत होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वृक्षांश। वृक्षांश देखिए, वृक्षांश को नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं फाइबर। फाइबर वर्ड आप समझते होंगे, यानी रेशे। तो रेशे भी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। इनका मुख्य कार्य है भोजन को पचाने में सहायता करना, ताकि भोजन इजीली उत्सर्जित किया जा सके। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फल, सब्जी तथा पौधों के रेशेदार भाग जिन्हें मनुष्य नहीं पचा सकता उसे कहते हैं वृक्षांश। और मुख्य रूप से आपने इन्हें देखा होगा पालक में, आपकी जो बंद गोभी आती है उसमें देखा होगा। ये क्या है, सेलुलोज नामक पदार्थ से बने होते हैं। और सेलुलोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक ही रूप है। कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं जिसके एक दो नाम आपने पहले देखे थे, जैसे ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, स्टार्च था। अब आप एक और देख रहे हैं कि सेलुलोज। तो पादप के वो भाग जो आप पचा नहीं सकते वो है सेलुलोज। और इसी सेलुलोज से मिलता जुलता एक और पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं हेमीसेलुलोज। तो देखिए ये क्या है, फलों, सब्जियों तथा पौधों के रेशेदार भाग से प्राप्त होता है और ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है। बात करते हैं इसके कार्य की। तो देखिए कार्य क्या है, भोजन को पचाना। सेकंड, शरीर में जल को रोकना। थर्ड है कब्ज को रोकना। आप यहाँ एक और ऐड कर सकते हैं, भोजन को उत्सर्जित करने में सहायक। सेकंड देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके स्रोत। तो आपके सामने लिखे ही हुए हैं कि फल, सब्जी, सलाद, भुट्टा, दलिया। और यहाँ याद कर लीजिए कि आप जितना कच्चा भोजन यूज करते हैं, कच्चे भोजन का मतलब है कि आप सलाद ज्यादा लें, उतना ज्यादा वृक्षांश आपके डाइजेशन सिस्टम में पहुंचता है और फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो या तो आप कच्चा भोजन लें, और अगर आप फ्रूट जूस ले रहे हैं तो फ्रूट जूस ना लें, उस फ्रूट को उसके पल्प यानी उसके गूदे के साथ खाएं। गूदे में भी वृक्षांश होता है। अच्छा देखिए, शायद कभी आपने आम को छील के खाया हो तो आपको उसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं, गुठली के ऊपर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं, वो ही क्या है, वृक्षांश है। कभी कभी धनिया में ये चीज फील होती है कि कुछ जैसे ही आप खाते हैं तो धनिया दांत में अटक जाती है, दांतों के बीच में जो स्पेस होता है वो अटक जाती है। तो वहां क्यों हो रहा है, वो वृक्षांश की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक आपका। देखिए इसे आगे चलने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मैं वो बता देता हूँ और हो सके तो या तो आप उसे याद कर लें या नोट कर लें। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये ही 3 पोषक तत्व हैं, यानी यही सबसे ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, पोषक तत्वों के अतिरिक्त शरीर को खनिजों, विटामिनों और जल की आवश्यकता होती है। तो देखिए 6 हो गए ये। फर्स्ट हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसके बाद हमने बात की खनिज, विटामिन और जल की। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब ये बात याद रखनी है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है हमें वसा से, लेकिन कार्बोहाइड्रेट प्रमुख सोर्स है क्योंकि वो जल्दी ऊर्जा दे देता है, उसको डाइजेस्ट करना आसान होता है। कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा शरीर में संचित की जा सकती है और शरीर उसे संचित कर लेता है। देखिए आपने जितना भी फूड कंज्यूम किया है, यानी जितना भी भोजन आपने किया है, जितनी उस भोजन का जब पाचन होता है तो जितनी भी पाचन होने के बाद
जो भी उसमें आवश्यक कार्बोहाइड्रेट है वो सब ब्लड में कंज्यूम कर लिया जाता है, और उसके बाद जितनी बॉडी को आवश्यकता है वो बॉडी के पास, बॉडी की सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गया है उसे आपके लीवर में यानी यकृत में स्टोर कर लिया जाता है, और जिस फॉर्म में स्टोर किया जाता है उसका नाम है ग्लाइकोजन, ये याद रखना है। तो जंतुओं में भोजन एज ए ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, और पादपों में भोजन एज ए स्टार्च स्टोर या फिर ग्लूकोज कह सकते हैं, एज ए ग्लूकोज स्टोर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वसा तथा तेल एक के ही रूप हैं, शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, महत्वपूर्ण अंगों को सहारा प्रदान करते हैं और इन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। ये ऊष्मा क्षय से शरीर को रोधी भी बनाते हैं, यानी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट कि प्रोटीन शारीरिक वृद्धि तथा शरीर के अंगों की मरम्मत के लिए भी आवश्यक है, ये बात हमने की भी थी। और सोयाबीन और जितनी भी दालें हैं ये प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। ये हम शाकाहार में बात कर रहे हैं, अगर मांसाहार की तरफ जाएंगे तो फिर हाँ मांस अंडे आ जाते हैं इसमें, और कुछ मात्रा में दूध भी आता है। नेक्स्ट विटामिन शरीर की वृद्धि तथा सामान्य क्रियाविधि को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, और शरीर की सामान्य क्रियाविधि को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं खनिज। अब हम बात करते हैं शुद्ध भोजन पे, जो कि आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक है शुद्ध भोजन, क्लीनिंग फूड। यानी यहाँ ये समझना है कि भोजन को शुद्ध किस तरह से किया जाता है। देखिए जब भी इस भोजन को हम फसलों में तैयार करते हैं, पादप द्वारा भोजन की बात हो रही है, जब भी ये भोजन को हम फसलों में तैयार करते हैं, जब वो फसल तैयार हो जाती है तो सबसे पहले उसकी कटाई की जाती है। यानी कुछ संसाधन होते हैं जिनके द्वारा हम उस फसल को भूमि से काट कर या उखाड़ कर अलग एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं कटाई। यानी आपने मशीनों से या हाथों से कुछ उपकरणों द्वारा उसे काट लिया है, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हार्वेस्ट करना, यानी हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो भोजन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? कटाई, थ्रेसिंग या हार्वेस्टिंग। सेकंड है ओसाना, सेकंड है आपका ओसाना। अभी क्या होता है, देखिए ये क्रिया हम तब करते हैं जब आपके अनाज में यानी जो भी भोजन की आपने कटाई की है उसमें कुछ हल्के अवयव हों जिन्हें हवा से दूर किया जा सके। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने अनाज को या अपने भोजन को बड़े एक बड़े पॉट पे लेते हैं, जिसको हम सामान्य लैंग्वेज में तसला कहते हैं, और इसे कुछ ऊंचाई पे जाकर हवा की दिशा में हल्के हल्के गिराते हैं। और जब गिराते वक्त हवा इनसे गुजरती है तो इसमें जो हल्की शुद्धियां हैं उन्हें दूर ले जाती है। जैसे हम कहते हैं कि भूसा है, कि जैसे गेहूं किसान और भूसे के मिश्रण से गेहूं को जिस तरह अलग करता है, जैसे चावल और धान के मिश्रण से धान को जैसे अलग करता है। नेक्स्ट है हाथ से बीनना। ये तो हम सब समझते हैं कि हमारी माताएं बहनें जब घर में खाना बनाती हैं, चावल बनाती हैं, तो चावलों को किस तरह से उसमें से गंदगी हाथ से बीन के अलग करती हैं, इसे हम हस्त चयन भी कहते हैं। नेक्स्ट है अवसादन या निथारना। देखिए जब भारी ठोसों की तली में बैठ जाने के लिए जो आपका जो भी भोजन है, इसमें से जो भारी अशुद्धियां हैं ये तली में जब बैठ जाते हैं उसे हम कहते हैं अवसादन। इस चीज़ को हम बोलते हैं अवसादन। ये जो अवसादन और निथारना है ये यूज़ हम करते हैं एज ए लिक्विड। जब आपके पास कोई लिक्विड है, तो लिक्विड है उसमें कोई अशुद्धि है तो आप क्या करते हैं, उसे रख देंगे तो अशुद्धि नीचे बैठ जाएगी। नीचे बैठने की क्रिया क्या है? अवसादन है। अब उस पूरे पॉट को आप इस तरह से उसके अंदर जो कुछ है उसे पलटते हैं ताकि अशुद्धि नीचे ही बैठी रहे और शुद्ध द्रव किसी अलग बर्तन में आ जाए। इसे हम कहते हैं निथारना, निस्यंदन। ये है, इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी फिल्टर कर लेना। तो इस तरह से हमारा जो भोजन चैप्टर है ये खत्म होता है। आप इसे एक दो बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस को बनाने का। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के MCQs लेकर आएंगे जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू।